इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। मैंने सिगरेट का धुआं उसके चेहरे की तरफ उगल दिया। एक संग दिल और तहक्कुम पसंद मर्द है। तुम में कुछ मांगने की आदत नहीं है, अंदर ही अंदर सिसकते और सुलगते रहते हो, लेकिन अपनी आरज़ू खुद ब खुद पूरी होने का इंतजार करते हो। मैं हंस दिया। मुझे पता नहीं कि तुम इसे मेरी खूबी समझती हो या खामी करार देती हो। तुम मेरे तजर्बे को नहीं झुटला सकते। मैंने अब तक हजारों नंगी भूखी नजरों का सामना किया है। हर मर्द की निगाहों में मेरे लिए खुशामद का एक समंदर ठाठे मारता रहा है और मैं भी उनमें से एक हूं। मैंने गिलास से दूसरा घूंट ले लिया। नहीं, तुम इनमें से नहीं हो। चाहे तुम्हारी यही इनफरादियत मुझे ले डूबी है। कैसी इनफरादियत? मैंने पूछा। मैं भी अक्सर तुम्हारी खुशामदें करता रहा हूँ। वो तुम्हारी मक्कारियाँ या शायद न्याजमंदी होती है। खुशामद करते हुए भी तुम्हारी निगाहों में पुरवकार तहक्कुम और मुतालबा होता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो मान लो। ये इतला मेरे लिए बहुत नेक है। मर्द के लिए इसका वकार ही सब कुछ होता है। सच से बताओ कि मेरे बारे में तुम क्या सोचते हो? उसकी आंखों की चमक गहरी हो गई। सोचने के लिए रहा है क्या है? शादीशुदा मर्द एक खूंटे के गिर्द घूमता रहता है। रस्ते दराज हो तो ये दायरा जरा फैल जाता है, वरना वही एक दुनिया होती है जो उस दायरे में आती है। फर्ज करो कि गजाला तुमसे ना मिली होती तो मेरे बारे में तुम क्या सोचते? शायद तुमसे शादी कर लेता। मैंने बेधड़क कह दिया। एक मफरूजा पेश करके उसने मुझे कुछ भी कहने का खुला मौका फराहम कर दिया था। वीरा का सुर्खो सफेद चेहरा तमतमा उठा। मेरे माजी के बावजूद उसने पूछा। हाँ, मैंने पूरे यकीन से कहा। तुम्हारा माजी तुम पर थोपा गया था। किसी का माजी खंगालने का हक उसे होता है जिसका दामन खुद बेदाग हो। मेरा ख्याल है कि मुझे ये हक नहीं है। तुम बोलते हो तो तुम्हारी रोशन आंखें तुम्हारे एक एक लफ्ज का साथ देती हैं। उसने गहरा सांस लेकर धीमी आवाज में कहा। ऐसे में तुम्हारे अल्फाज मेरे दिल के जख्मों का मरहम बन जाते हैं। इसलिए तुम बार बार मुझसे रूठ चाहती हो, लड़ने के हीले बहाने तराशती रहती हो। ये सब मायूसी के आलम में होता है। तुम्हारी बेरुखी मुझे मुश्तइल कर देती है। मुझे यूं महसूस होने लगता है जैसे मैं अंदर से बंजर और खोखली हो गई हूं। मैंने हंसकर होले से उसके हाथ पर थपकी दी और कहा, उदासी को खत्म करो। गुजरने वाली ये शाम दोबारा लौट कर नहीं आएगी। अच्छी अच्छी बातें करो। मेरे लिए ये सब अच्छी बातें हैं। एक तुम ही तो हो जिसके सामने मैं खुलकर हर एतराफ़ कर सकती हूँ। एतराफ़ात के लिए तुम्हारे यहाँ होली फादर्स को बहुत इख्तियारात हासिल हैं। खुदा, मसीह और मरियम। मेरे मसलिक में इन तीनों के सिवा किसी का कोई गुज़र नहीं है। मैं सच बता रही हूँ कि मगरिब में मजहब और मसलिक का किरदार बहुत महदूद हो गया है। मैंने कई बार सोचा है कि नाम और शनाख्त बदल कर एक तारके वतन की तरह अमेरिका चली जाऊं, मगर तुम लोगों के साथ इतना वक्त गुजारने के बाद मैं अपने वतन के लिए बिल्कुल नामौजू हो गई हूँ। मेरी सोच और तरजीहात बदल गई हैं। मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूँगा। सुरूर हल्का सा हो तब भी आदमी को मजहब पर बोलने से गुरेज करना चाहिए। यह दुनिया का नाजुक तरीन मौजूए गुफ्तगू है, मजहब ही नहीं। मैं हर हवाले से खुद को मगरिब के लिए नामौजू समझने लगी हूँ। तेजी से बढ़ती हुई शख्सी आज़ादियों का भयानक समर भी आने वाले दिनों में दिल खुशकुन नजर नहीं आता। रक्षी और मोहनी की गुफ्तगू का केस तुमने सुना ही होगा। वो मशरिक में मगरिब की निकाली का शाहकार था। ये चलन दौलतमंद घरानों में सरायत कर रहा है। वीरा मुतासफाना लहजम बोली। रक्षी भी किसी बड़े घर की बेटी होगी। मोहनी के केस में उसका नाम सामने आ चुका है। पता नहीं वो अपने खानदान की नामूज को कहाँ तक तबाह करेगी। लड़कियों की आज़ादी बड़े खतरनाक गुल खिलाती है। वो राय मेरी या किसी ठीठ मशरकी मर्द की नहीं, बल्कि मगरिब के आज़ाद मुआशरे में पली बड़ी हुई एक समझदार औरत की थी। उसके ज़ाती मुशाहिदात और तजर्बों की रोशनी में इस राय को मुस्तरद करना या छुटलाना आसान काम नहीं था। वीरा मुसलसल और तेजी से पीती रही। मैं रुक रुक कर और धीरे धीरे उसका साथ देता रहा। उसकी गुफ्तगू दुनिया भर के मौज़ूआत से होती हुई आखिर में फिर अपनी ज़ात पर आ गई। इस वक्त तक उसकी आंखों में खुमार के गहरे टोरे तैरने लगे थे और जुबान काफ़ी भारी हो चुकी थी। डिम्पल की सुराही नुमा बोतल की तह में सुनहरे स्याल की बस से एक पतली सी लकीर बाकी रह गई थी। आखिरकार बोतल से गिलास के रास्ते वो आखिरी कतरे भी आहिस्ता आहिस्ता वीरा के मैदे में तहलील हो गए। वो खुद बिला नोश थी।
पीती थी तो फिर बह के बगैर पीती ही चली जाती थी, लेकिन उस शाम उसने दूसरी बोतल को छेड़ने का कोई इंदिया नहीं दिया और थोड़ी देर बाद हम खाने की मेज पर पहुंच गए। अगली सुबह नाश्ते के बाद भी अव्वल खान का फोन नहीं आया तो मुझे बेचैनी सी महसूस होने लगी। मैंने उसके दफ्तर फोन किया तो वहां मौजूद था। ऑपरेटर्स पर कोई पैगाम मिला है, ना कोई फोन आया है। मैं इस्लामाबाद के बारे में फिक्रमंद हूँ। उसने रस्मी मिजाज पुरसी के बाद खुद ही वो मौजू छेड़ दिया। तुम्हारे पास IB वालों के इस्लामाबाद के फ़ोन नंबर मौजूद होंगे, इनमें से किसी नंबर पर राब्ता करके कुछ मालूम करने की कोशिश करो। मैंने राय दी, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ होगा। अव्वल खान ने किसी तवक्कुफ के बगैर जवाब दिया। इसने खास तौर पर कहा था कि इसका कोई आदमी हमें ट्रांसमीटर पर उसके राब्ते से आगाह करेगा। हो सकता है कि दोनों अपने दफातर में या मामूल के नंबरों पर मौजूद ना हो। अगर वो दोनों इस्लामाबाद जाकर हमें फरामोश कर बैठे तो हमें फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है। वैसे भी पंडित और रुस्तम का केस उनका है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये महकमा जाती बातें हैं, वरना हम शुरू से आखिर तक हर मामले में शामिल रहे हैं। यहाँ की खबरें बता रही हैं कि इस्लामाबाद में पिछली रात खासी सरगर्मियां रही होगी। यहाँ की क्या खबरें हैं? मैंने चौंक कर सवाल किया। क्या फिर कोई गड़बड़ हुई है? इन तीनों आदमियों को पकड़ लिया गया जो पंडित मनोहर लाल से बाकायदा तनख्वाहें लेकर उसे मालूमात फराहम करते थे। इन्हें इब्तदाई तौर पर सदफ मेंशन में रखा गया था। रात गए वो PIA की नाइट कोच से इस्लामाबाद ले जाए गए हैं। IB के 2 अहलकार उनके साथ गए हैं। इसका मतलब है कि अब सदफ मेंशन में सिर्फ 2 गन मैन रह गए होंगे। अव्वल खान फौरन ही मेरी बात समझ गया और फोन पर हल्की सी हंसी के साथ बोला, सदफ मेंशन इनका खास तफ्तीशी सेल है जहाँ वो ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान से बाज पुरस करते हैं। शहर के मरकजी इलाके में उनका बाकायदा और मुस्तकिल दफ्तर है। सरकारी फ़राइज़ की अदायगी उसी दफ्तर के अमले की जिम्मेदारी है, तो फिर इसी दफ्तर से रब्ता करना चाहिए। मैंने कहा, हम सदफ मेंशन भी जा सकते हैं। कम अज़ कम मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा। खुफिया मामलात में बाहमी राब्तों पर कड़ी निगाह रखी जाती है। जलाल ने खुद अपना नंबर देने वाली बात न कही होती तो तुम्हारी तजावीज़ पर सोचा जा सकता था। फिलहाल हमें सिर्फ इंतज़ार करना होगा। हो सकता है कि वो सारी रात ही मसरूफ़ रहे हों। अगर तुम इनसे राब्ते के सिलसिले में इतने मोहतात हो तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। अपना खेल इनके हाथ में देकर हम बेकार हो गए हैं। सामने कोई हदफ है ना दुश्मन, हम बस इंतजार कर सकते हैं। शायद तुम्हें इस मामले की अहमियत और नज़ाकत का सही अंदाज़ा नहीं है। मैंने अव्वल खान की बात काट दी। ये अल्फाज मेरे लिए नए नहीं हैं। इन पुरपेच सरकारी इस्तिलाहात को आम आदमी सुर्ख फीते के नाम से जानता है। इनके नतीजे में सिर्फ और सिर्फ ताख़ीर रुनमा होती है। नताइज आम तौर पर वही रहते हैं जो आम हालात में होने चाहिए। आज तुम कुछ उलझे हुए हो। मालूम होता है कि वीरा से ताल्लुकात में पैदा होने वाली कशीदगी अब तुम्हारे आसाब पर भी असरअंदाज हो रही है। अव्वल खान की जुबान से वो अल्फाज सुनकर मैं चौंक पड़ा। अपने तमाम तर खलूस और बेतकल्लुफी के बावजूद वो हम में से किसी की निजी जिंदगी के बारे में कोई गैर मोहतात तबसरा नहीं करता था। मुझे हैरत थी कि उसने मेरे और वीरा के बारे में किस बिना पर वो रिमार्क दे डाला था। तुमसे किसने कह दिया कि वीरा से मेरे ताल्लुकात खराब चल रहे हैं? 2-3 दिन पहले मैं दिन में तुमसे मिलने आया था तो वो 1 मिनट के लिए भी अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। मगर मैं अपनी राय जरा सोच कर ही देता हूँ। गजाला ने मुझे तुम दोनों के दरमियान किसी फसाद की खबर दी थी। हल्की सी हंसी के बाद अव्वल खान की आवाज़ आई, ओह घर का भेदी है, लंका ढा रहा है। मैंने जवाबी खुश दिली का मुजाहरा किया। गजाला को तुमसे ऐसी बातें करने का मौका कब मिल जाता है? ये राजदाराना सरगोशियाँ हरगिज़ नहीं होती। उसने वजाहत की, मैं तुम लोगों से मिलने आता हूँ तो खुद को घर का एक फ़र्ज समझता हूँ। मुझे हर एक अपने दिल की बात कह सुन लेता है। फिर तुम्हें यह भी मालूम हो जाना चाहिए कि कल तुम्हारे जाने के बाद हम दोनों देर तक एक दूसरे के साथ बैठे कुछ कपियाँ करते रहे हैं। ताल्लुकात का जमूद अब ख़त्म हो चुका है। यह खुशी की बात है। तुम्हें यह बात हर वक्त याद रखनी चाहिए कि उसने तुम लोगों की खातिर सब कुछ, हत्ता कि अपना वतन तक छोड़ दिया है और यहाँ की धीमी जिंदगी को कबूल कर लिया है। यह नुक्ता हर वक्त मेरे ज़हन में रहता है, इसीलिए अब तक गुजारा हो रहा है। तुम लम्हा भर में बात को कहाँ से कहाँ ले जाते हो। एक गहरे सांस के बाद रिसीवर पर उसकी आवाज़ उभरी। मैं बता रहा था कि रुस्तम और पंडित का मामला बहुत नाजुक है। पाकिस्तान में सेहूनी साजिशों और खुफिया सरगर्मियों के बारे में अखबारात में अक्सर शोर उठता रहता है। कुछ गिरफ्तारियां भी होती हैं, बाद में किसी को कुछ पता नहीं चलता कि नतीजा क्या निकला। मुलजिम बेगुनाह साबित होते हैं या इनके खिलाफ मवाद नहीं मिलता और इन्हें खामोशी से रिहा कर दिया जाता है। तुम अक्सर सिस्टम की खराबियों का रोना रोते रहते हो। ऐसे वाक़यात भी इन कमज़ोरियों का नतीजा होते हैं, मगर इस बार ऐसा नहीं है। अव्वल खान ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा, पंडित के घर पर राबिन मायर के कत्ल ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। इस बार ठोस शवाहिद मौजूद है कि सेहूनी फितना मोसाद और जिस
JISS کے ذریعے پاکستان میں سرگرم عمل ہے۔ شواہد موجود ہیں تو انہیں سامنے آنا چاہیے نا، خاموشی کیوں ہے؟ میں نے کہا، ایسے معاملات میں بہت سی مصلحتیں اور مجبوریاں مانے ہوتی ہیں، ان پر قابو پائے بغیر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی صرف ایک رات گزری ہے، ہو سکتا ہے کہ شام تک کوئی خبر مل جائے۔ اگر تم کو بھی صرف انتظار کرنا ہے تو یہیں آ جاؤ، مل جل کر وقت گزار لیں گے۔ میں صرف انتظار نہیں کر رہا، میں نے پنڈت اور رستم کے 3 ماہ کے سارے فون بلز کی تفصیلات جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو ہی متعلقہ شعبے سے پیغام ملا میں تفصیلات لیتا ہوا تمہاری طرف آ جاؤں گا۔ یہ بل ان دونوں کی سرگرمیوں کا مضبوط ترین ثبوت ثابت ہوں گے۔ فون پر گفتگو سے فارغ ہو کر میں نے محسوس کیا کہ گھر میں سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ کچن کے ساتھ میرا کمرہ بھی خالی تھا۔ سلطان شاہ کی خوابگاہ کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ وہیں میرے کانوں میں ویرا کی دبی دبی مترنم ہنسی کی آواز آئی اور میں بند دروازے پر دستک دے کر جواب کا انتظار کیے بغیر ویرا کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ تینوں ایک میز کے گرد بیٹھے کارڈ کھیل رہے تھے۔ ویرا کسی پیشہ ور جواری کی طرح اپنے کارڈز دیکھ کر دوسروں کے حوصلہ پست کر دینے والے تبصرے کر رہی تھی۔ یہ بند کمرے میں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے پیچھے سے غزالہ کے کارڈ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ برج کھیل رہے ہیں، ویرا نے سینہ زوری سے کہا۔ بننگ ہو چکی ہے، چاہو تو تم ڈمی کی جگہ لے سکتے ہو، سلطان شاہ تمہارا پارٹنر ہوگا۔ میں نے غزالہ کے پتے چھین کر میز پر ڈال دیے اور ویرا تل ملا اٹھی۔ تم نے ہمارا زبردست گیم برباد کر دیا۔ میں دیکھتی ہوں کہ سلطان شاہ اپنا کانٹریکٹ کیسے پورا کرتا ہے۔ برج پر لعنت بھیجو، ہم ٹرمپ کارڈ کھیلیں گے، میں نے کسل مندی سے کہا۔ سلطان شاہ شاید پھنسا ہوا تھا، اس نے میری بات سنتے ہی اپنے اور غزالہ کے کارڈ تیزی سے گڈ مٹ کر دیے۔ ڈمی کے الٹے پتے بھی اس کی دسترس سے محفوظ نہ رہ سکے۔ کورٹ پیس ہی کھیلیں گے، سلطان شاہ نے اعلان کیا۔ برج کا کھیل اچھے خاصے ہنستے کھیلتے انسان کو ذرا سی دیر میں فلسفی اور کنوتی بنا دیتا ہے۔ تم دو کمرہ بند کیے کیوں بیٹھے تھے؟ میں نے ایک کرسی سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ تم فون پر مصروف تھے، ہم تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے، سلطان شاہ بولا۔ یہ ویرا کی تجویز تھی کہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ کر اس کے کمرے میں محفل جما لی جائے۔ دیکھ لو، ویرا نے اپنے پتے بھی میز پر پھینک دیے۔ یہ مر کر بھی 6 ڈائمنڈز نہیں بنا سکتا تھا۔ میں نے کمرے سے نکال کر ڈرائنگ روم میں لے جانا چاہتا تھا، لیکن ویرا اپنے کمرے ہی میں بیٹھنے پر مصر رہی۔ کھڑکیوں پر کھنچے ہوئے پردوں اور کم روشنی کی وجہ سے اسے اپنا کمرہ زیادہ پسند تھا۔ ہم جس ترتیب سے آمنے سامنے بیٹھے تھے اس کے مطابق عورتیں ایک طرف تھیں، سلطان شاہ میرے سامنے تھا۔ ویرا کو اس ترتیب میں کوئی تبدیلی منظور نہیں تھی۔ کارڈز اٹھائے گئے اور بانٹنے کی ذمہ داری ویرا کے سر آ گئی۔ میرے لیے وہ آغاز ایک اچھا شگن تھا، وقت گزارے کے لیے وہ ایک اچھا مشغلہ تھا، کیونکہ ویرا کبھی ایمانداری سے اپنی ہار تسلیم نہیں کرتی تھی۔ شارپنگ اور دوسری بے ایمانیوں کے ذریعے ہر قیمت پر جیتنے کی کوشش کرتی رہتی تھی، بار بار پکڑی جاتی تھی، مگر شور و غل اور احتجاج کے باوجود موقع ملنے پر بے ایمانی کرنے سے باز نہیں آتی تھی۔ وہ سلسلہ دوپہر کے کھانے تک پورے زور و شور سے چلتا رہا۔ غزالہ میز لگانے کے لیے اٹھی تو رمی کا سلسلہ چل پڑا۔ ہم نے کھانے کا آغاز ہی کیا تھا کہ اول خان آ پہنچا۔ ہمیں سے کسی کو اسے کھانے پر مدعو کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ میز تیار دیکھ کر وہ خوش ہو گیا اور کچن میں ہاتھ دھو کر خود ہی ہمارے ساتھ شامل ہو گیا۔ دفتر سے سیدھے آ رہے ہو یا آئی بی والوں کے ساتھ کہیں مصروف تھے؟ ویرا نے پوچھا۔ اول خان نے قدرے تعجب سے میری طرف دیکھا، پھر کہا وہ لوگ تو کل شام ہی پنڈت کو اپنے ساتھ لے کر اسلام آباد چلے گئے تھے۔ کارروائیوں کا مرکز یہاں سے اسلام آباد منتقل ہو چکا ہے۔ تم نے اس بارے میں ہمیں ایک لفظ بھی نہیں بتایا، ویرا نے مجھ سے شکایت کی۔ موقع ملا اور نہ تم نے اس بارے میں کچھ پوچھا۔ اب ہماری نظریں اسلام آباد پر لگی ہوئی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آج کسی وقت وہاں سے کوئی نہ کوئی اچھی خبر ضرور ملے گی۔ اول خان نے میری بات پر گرا لگائی۔ بلوں کے بارے میں تمہارا اندازہ درست ثابت ہوا ہے۔ کیسے بل؟ اس پر غزالہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی اور میں نے محسوس کیا کہ اس بار ہم میں سے ہر شخص ہر بات سے باخبر نہیں تھا۔ فون بل، اول خان نے اسے بتایا۔ وہ میں نے ابھی نہیں دیکھے، لیکن بل نکالنے والے نے بتایا ہے کہ 2 نمبروں سے واشنگٹن کا باقاعدہ رابطہ رہا ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہم پانچوں ایک ایک کر کے ڈرائنگ روم میں جمع ہو گئے۔ اول خان نے رستم کی خودکشی کے بعد پیش آنے والے واقعات کا ایک اجمالی خاکہ سب کے سامنے پیش کر دیا تاکہ کوئی اپنی بے خبری کا گلہ نہ کر سکے۔ جب بہت کچھ سامنے آ چکا ہے تو پنڈت منوہر لال کی گرفتاری کو سیغہ راز میں رکھنے کی کیا صورت باقی رہ جاتی ہے؟ ویرا نے سب کچھ سن لینے کے بعد پہلا احتراز کر دیا۔ یہ ڈینی کا مشورہ تھا، وہ لوگ اس پر کہاں تک عمل کرتے ہیں یہ ان کا فعل ہے، اول خان نے کہا۔ ویرا کی استفسار طلب نگاہیں میری طرف اٹھ گئیں۔ میرا جواب مختصر تھا، اسے سامنے لانے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو اسے منظر عام پر لانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تم اسے 7 پردوں میں چھپا لو، تب بھی یہ بات رابن مائر کو معلوم تھی۔
کہ पंडित मनोहर लाल अपने घर होने वाली चोरी की पुरस्कार वारदात के बाद रुस्तम के पास पनाह गुज़री है। ये हम कह रहे हैं, वो सरकारी सतह पर इसका एतराफ़ नहीं कर सकते। वो पंडित और रुस्तम के साथ राबन के किसी भी राब्ते का हवाला नहीं दे सकते। मैंने वीरा की बात काट दी। राबन मायर यहाँ मोसाद या जिसके एजेंट के रूप में नहीं आया था, अमेरिकी सफारती अफसर की हैसियत से आया था। पंडित को रुपोश रख कर न सिर्फ उसे महफूज रखा जा सकता है, बल्कि अमेरिकी हुकाम से पूछा जा सकता है कि वो कहाँ है। राबन हर सफारती और हिफाजती एहतियात को बालाए ताक रख कर उसकी बेटी को कत्ल करने उसके घर गया तो ये शुबा होना फितरी अमर है कि पंडित उसी के खौफ से कहीं रिपोश हो गया है। मैं बहस को तूल नहीं देती, मगर ये जरूर बता दूं कि इसकी आड़ में तुम तल अबीब वालों पर कोई दबाव नहीं डाल सकोगे। वीरा ने फैसला कुन लहजा में कहा। मैंने नहर से पलकें झपकाकर उसकी तरफ देखा। जरा इसकी वजाहत भी कर दूं। बहुत सीधी सी बात है, उसने बेपरवाही से कहा। तुम्हारे पास मोसाद के चीफ और सेक्रेटरी के फोन या फैक्स नंबर जरूर मौजूद हैं, मगर पाकिस्तान और इसराइल में कोई बराह रास्त मवासलाती राब्ता नहीं है। पंडित अपने पैगामात राबन मायर को वाशिंगटन भेजता था। राबन वो पैगामात वहां से तल अबीब फैक्स कर देता था। राबन मर चुका है, तुम ये राब्ता कैसे इस्तेमाल करोगे? बज़ाहिर तुम्हारा ये नजरिया दुरुस्त मालूम होता, लेकिन इसका तोड़ हो सकता है। वो यकीनन कोई तवील और सबर आजमा तरीका होगा। मैं इतनी दूर तक की मनसूबा बंदी की कायल नहीं हूं। अव्वल खान ने इस दौरान में अपनी जेब से फोन बिलों का एक पलंदा निकाल लिया। इसमें एक मोटी गड्डी बसेरा में नस्ब 7 नंबरों के बारे में थी। दूसरी पतली गड्डी में पंडित मनोहर लाल के घर के 2 नंबरों के पिछले 3 माह के बिल थे। इनमें सारे बिल हजारों में से है। अव्वल खान ने मोटी गड्डी की वर्करदानी करते हुए हैर से कहा, बैरून मुल्क और शहर से बाहर की जाने वाली कॉल्स की हर नंबर पर भरमार है। एक ऐसा आदमी जो शब रोज अपने घर में महसूर रहता हो, अपने बैरूनी मसरूफियात के लिए फोन पर ही इनिसार करता है। इसके गलीज कारोबार का इनिसार भी फोन पर था। मैंने जवाब दिया, इनमें बेशतर कॉल्स ईरान की मालूम होती हैं। अव्वल खान ने बिल्स देखते हुए तबसरा किया, अमेरिका के कोड के साथ 2 नंबर बार बार आ रहे हैं। इनका सिटी कोड शायद वाशिंगटन का है। रुस्तम का ईरान से बहुत गहरा और पुराना ताल्लुक था। मैंने कहा, अपने रिश्तेदारों से उसने फोन पर ही अपने राब्ते बरकरार रखे होंगे। फोन बिल मेरे पास आए तो मैंने देखा कि रुस्तम के बिलों में 0098 यानी ईरान के इंटरनेशनल डायलिंग कोड वाले नंबरों की खासी तादाद थी। अमेरिका के कई नंबर थे, लेकिन वो कहीं कहीं नजर आए। वाशिंगटन के 2 नंबर हर महीने कई बार मौजूद थे। इसके मुकाबले में वाशिंगटन से पंडित मनोहर लाल के राब्तों की तादाद न होने के बराबर थी। अव्वल खान ने अपने जराये से वो ताज़ा तरीन क्वाइफ हासिल किए थे। इनसे पता चल रहा था कि मनोहर लाल की रुपोशी के बाद रुस्तम के 1 नंबर से तकरीबन हर रोज वाशिंगटन के नंबरों पर तवील गुफ्तगू होती रही थी। बज़ाहिर वो मुतअद्दिद कागजों पर बिखरे हुए आदादो शुमार थे, लेकिन इन पर गौर करने से यह हकीकत सामने आ रही थी कि रुस्तम ने, जिसके बारे में बेशतर मकामी जिम्मेदारियों का बोझ पंडित मनोहर लाल पर डाला हुआ था, लेकिन राबन मायर से वो खुद ही राब्ते में रहने को तरजीह देता था। पंडित के एक फोन से कभी कभार की जाने वाली कॉल्स को नागुज़ीर ज़रूरियात के जुमरे में शुमार किया जा सकता था। वो बहुत दिलचस्प और नया खेल था। टेलीफोन बिल्स की वो अहमियत और आफादियत सब ही के लिए नई थी, इसलिए जरा सी देर में वो गड्डियां खुलकर 5 हिस्सों में तकसीम हो गईं और हर एक कलम संभाल कर नंबरों के साथ मुल्क और शहर के नाम दर्ज करने में मुनहमिक हो गया। 3 बजे अव्वल खान के पास मौजूद IB के ऑपरेटर्स पर इशारा मौसूल होने लगा। उसने ट्रांसमीटर ऑन किया तो लाइन पर अल्फा का पैगाम चार्ली के नाम आ रहा था, मगर वो आवाज जलाल की नहीं थी। जलाल के कोड के इस्तेमाल का मकसद था कि बोलने वाला उसी का आदमी था। अव्वल खान से जवाब मिलने पर उसने इस्लामाबाद का एक नंबर लिखवाने के बाद कहा कि वो इस नंबर पर किसी वक्त बात कर ले। बात करते हुए मलिक को अपने साथ रखे। बहुत नाकस और अधूरा पैगाम है। वह मुख्तसर सी बात खत्म हो जाने पर वीरा ने कहा, इस्लामाबाद के बारे में कुछ पता नहीं चल सका कि वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ के हालात का इल्म फोन पर होगा। ये कॉल अपनी जगह मुकम्मल थी। और ये मलिक साहब कौन है? वीरा ने अव्वल खान से सवाल किया। एजाज शरीफ। अव्वल खान ने मुस्कुराकर मेरी तरफ इशारा किया। रुस्तम से ये मलिक मुमताज के नाम से मिले थे, अब आर्जी तौर पर सिर्फ मलिक साहब हैं। पैगाम में वक्त का तयन नहीं किया गया था। मेरे वहाँ पर अव्वल खान ने उसी वक्त जलाल से बात करने का फैसला कर लिया ताकि हमारा आसाब शिकन इंतजार खत्म हो सके। अव्वल खान के फिक्रों से अंदाजा हुआ कि उसका फोन जलाल ने खुद ही रिसीव किया था। उसकी गुफ्तगू बस चंद इस्तेफामिया फिक्रों तक महदूद रही, फिर उसने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने अव्वल खान से मुआज़त कर ली है कि इस वक्त मुझे तुमसे बात करनी थी।
मेरी आवाज सुनकर जलाल ने कहा, मुझे उम्मीद है कि उसने बुरा नहीं माना होगा। इस सवाल का जवाब अव्वल खान ही दे सकता है, तुम्हें मेरी क्या जरूरत पड़ गई? मेरा अंदाजा है कि वो अमली मसाइल में भरपूर साथ दे सकता है। उलझे हुए मसाइल के हल के लिए वो खुद भी तुम पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करता है। क्या मसला दरपेश है? मैंने दुश्मनीदा नजरों से अव्वल खान की तरफ देखते हुए पूछा। कराची से अचानक रवानगी के प्रोग्राम ने पंडित को कंफ्यूज कर दिया है। वो बोला, फोन पर ये गुफ्तगू महफूज है ना? मैंने CSD का जिक्र किए बगैर उससे अचानक ही पूछ लिया। IB के नंबर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महफूज हैं, तुम इसकी फिक्र मत करो। पंडित क्यों अपसेट है? मैंने पूछा। उसने तुम्हारे लिए कोई परेशानी तो नहीं खड़ी की? वो बहकी बातें कर रहा है, बार बार अपनी बेटी के बारे में सवाल कर रहा है। थोड़ा सा तशद्दुद भी उसे राह पर नहीं ला सका। मुझे यहाँ सख्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। पंडित की बेटी की लाश इस वक्त कहाँ है? मैंने अगला सवाल किया। वहीं कराची के सरकारी मुर्दा खाने में। पंडित की वापसी तक वो महफूज रहेगी। तुम्हें पंडित के साथ ही मोहनी की लाश को भी ले जाना चाहिए था। हो सकता है कि वो बेटी की वजह से ज़हनी सदमे या सख्ते से दो चार हो गया हो। ये कैफियत उसके दिमाग को नुकसान भी पहुंचा सकती है। यार तुम्हें मालूम है कि हम कितने मुख्तसर नोटिस पर कराची से रवाना हुए हैं। मोहनी की लाश को साथ लाना किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। तुम उसे मोहनी पंडित के बेजान चेहरे का दीदार करवा सकते थे। वो सोच रहा होगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। अब वो कभी अपनी बेटी की सूरत नहीं देख सकेगा।